तो हेलो गाइस, आज से हम लोग टॉम ऑफ फॉलिंग गॉड का सीजन 2 शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग कंप्लीट सीजन 1 जाकर देख सकते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत में हमें यंग फाई की ही आवाज़ में उसके पास का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि यंग फाई अपने पास्ट लाइफ में एक मेडिकोर पसंद था। उसके पास हर एक चीज़ मौजूद थी, यहाँ तक कि उसके पास अपनी फैमिली लेगासी भी थी, मगर उसके पास एक गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने अपनी लाइफ में खो दिया था, जिसके बाद अचानक हेवन की तरफ से उसे डेथ पनिशमेंट दे दी गई और फिर उसे 10,000 साल के बाद दोबारा से जिंदा कर दिया गया। और उसे ओल्ड मास्टर ने बताया था कि अगर वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि वो दोबारा से रिवाइव क्यों हुआ है तो उसे लिबर्टी सिटी जाना होगा, उसे उसके सवाल का जवाब वहीं पे मिलेगा। तो यंग फाई प्रिंसेस चुनियान को लेकर सीधा वहां से लिबर्टी सिटी की तरफ चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उड़ते हुए सीधा लिबर्टी सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंग फाई अपनी ही बॉडी के अंदर मौजूद होता है और वह वहां पे वही कब्रिस्तान देखता है जो कि उसने पहले देखा था। वह इस सवाल का जवाब जानना चाहता था कि आखिर इतने पावरफुल गॉड्स की कब्र इसकी बॉडी के अंदर क्यों है। इतने में अचानक वहां पे उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि उन कब्रों के आसपास फूलों की पत्तियां फेंक रहा होता है। जॉन फा फौरन से उसके पास चला जाता है और कहता है कि ओल्ड मैन, ये कौन सी जगह है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। मगर वो ओल्ड मैन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जिस पर यंग फाई उसे कहता है कि ओल्ड मैन मेरी बात सुनो, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर यंग फाई को भी काफी हैरानी होती है और वो वहां पे पड़े हुए एक मोमेट की तरफ देखता है तो अचानक उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं जिसकी वजह से उसके सिर में थोड़ा सा दर्द होता है। और फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा टॉम स्टोन मौजूद नहीं है, फ्यूचर में तुम्हारी मेमोरीज वैसे भी डिसअपियरिंग। ये कहने के साथ वो उस टॉम स्टोन को गायब कर देता है और यंग फाई से कहता है कि जब तुम सब कुछ भूल जाओगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस फिलहाल तुम जहां से आए हो वहां पे वापस चले जाओ। मगर यंग फा उससे कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि क्या ये जगह 10,000 साल पहले वाली है, क्या मैं अपने पास में आ गया हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ कि मैं कौन हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो, तो फिर ठीक है, जाओ और जाकर खुद से पता लगाओ कि तुम कौन हो। ये कहते ही वो उसे उसके सीक्रेट स्पेस से वापस बाहर भेज देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी प्रिंसेस के साथ एक ड्रैगन के साथ उड़ते हुए लिबर्टी सिटी की तरफ रहा होता है। और प्रिंसेस उससे कहती है कि यंग फाई, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उस मैप की तरफ देख रहे हो या फिर अपनी नींदें पूरी कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा तो फिर मुझे साफ साफ बता दो, मुझसे झूठ कहने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं किसी और से डायरेक्शन मालूम कर लूंगी। मगर फिर यंग फाई कहता है कि ये क्लाउड्स बहुत ज्यादा थिक है, यहाँ से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो ऑफ इन ड्रैगन से कहता है कि जरा नीचे चलो, हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग इस वक्त किस जगह मौजूद हैं। वो ड्रैगन जैसे ही नीचे की तरफ जाता है तो हवा का एक तेज प्रेशर उन लोगों पर पड़ता है जिसकी वजह से वो लोग उस ड्रैगन को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं। मगर आफेंग उन लोगों को नीचे जैसे ही लाता है तो वहां पर उन लोगों को दिखाई देता है कि वहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और हर जगह फॉग ही फॉग फैली हुई है। मगर हम लोग वहां पर एक छोटे से इंसेक्ट को भी देखते हैं जो कि उन लोगों को उड़ते हुए देखता है, तो वो फौरन से वहां पर एक डेमोनिक पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पैटर्न कुछ माउंटेन से सीधा हवा ऊपर चला जाता है और सारे के सारे पैटर्न एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो यंग फाई के चारों तरफ एक बहुत बड़ा डोमेन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो लोग उसके अंदर कैद हो जाते हैं। और वो ड्रैगन जैसे ही उस डोमेन से टकराता है तो यंग फाई और प्रिंसेस उससे नीचे गिर जाते हैं, मगर वो ड्रैगन वापस से उड़ते हुए सीधा उन लोगों के पास जा पहुंचता है और उन्हें बचा लेता है। और इतने में वो लोग देखते हैं कि नीचे से एक जॉइंट हैंड उनकी तरफ आ रहा है, तो वो ड्रैगन फौरन से वहां से आगे निकल जाता है और यंग फाई कहता है कि ये तो एक डेड डेमोनिक बॉडी है। इसके बाद वो प्रिंसेस चुनिया से कहता है कि तुम डायरेक्शन पूछना चाहती थी ना, जाओ और जाकर इससे पूछ लो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट डेमोनिक बॉडी के अंदर वो छोटा सा इंसेक्ट मौजूद होता है जो कि उसकी आंख के अंदर मौजूद था। और डॉन जब ये बॉडी देखता है तो वो कहता है कि ये जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। वो ड्रैगन उस बॉडी की तरफ देखते ही जोर से धरने लगता है, मगर दूसरी तरफ से वो डीमन भी उसकी तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर थ्रो करता है जिससे वो ड्रैगन तो खुद को बचा लेता है और फिर तेजी से उड़ते हुए उसी के ही करीब चला जाता है। तो वो जाट बॉडी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर ओ विंग वहां से निकल जाता है और ऊपर जाकर एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करता है जिससे उस डीम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपनी बॉडी से एक लंबी सी जबान बाहर निकालता है और ऑफ विंग को टेल से पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो अब उड़ नहीं पाता। मगर फिर दूसरी तरफ यंग फाई उसकी मदद करने के लिए फौरन से उस लंबी सी जबान के ऊपर जाकर अपनी सोट बाहर निकाल लेता है और
अपनी सोट उसके अंदर घुसाते ही उसे काटते हुए सीधा उस डीम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ही जोर से चिल्लाता है और आओ फैन को छोड़ देता है और वो छोटा सा इंसेक्ट उस आंख से निकलकर बाहर की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि यंग फाई तो हवा में ऊपर चला गया है। ये देखते ही वो उस जॉइंट बॉडी के जरिए एक जोरदार धमाका करके ऑफ को नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी ऑफ हिम्मत करके उठता ही रहता है। यंग फाई जो कि उसके पैरों के साथ लिपटा हुआ होता है वो सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि लगता है इस डीम से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। वो प्रिंसेस जूनियर से कहता है कि तुम लोग उठते हुए ऊपर की तरफ चले जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि ये डीम दोबारा से हमला करने वाला है। ये कहने के बाद वो लोग हवा में काफी ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट को कुछ दिखाई नहीं देता और हम देखते हैं कि यंग फायर ऊपर जाते ही फौरन से अपनी लेजेंड कमान को बाहर निकाल लेता है और उससे फायर फीनिक्स बर्ड की पावर को यूज करते हुए उस जॉइंट डीम बॉडी पर निशाना लगाता है और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो उस एरो को छोड़ता है तो वो सीधा जाकर उस डिमन बॉडी को हिट करता है, जिसकी वजह से वो छोटा इंसेक्ट उस बॉडी के अंदर से निकल जाता है और वो बॉडी बिल्कुल बेजान होकर वापस से जमीन में गिर पड़ती है और इस तरह वो ड्रैगन दोबारा से यंग फाई को कैच करके वापस वहां से दूर जाने की कोशिश करता है और तेजी से जाते हुए उस डिमन को तोड़कर वहां से निकल जाता है। और प्रिंसेस यंग फाई से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बहादुर निकलोगे, सच में तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक डीम के पास आता है और उससे आकर कहता है कि माँ लॉर्ड वो लोग आ गए हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से कुछ रूट्स उस बंदे की बॉडी के आर पार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका काम तमाम हो जाता है और फिर वहां पर कुछ और लोगों की एंट्री होती है जो कि आते हुए हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड आप तो सच में काफी समझदार हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो डीम असल में एक डेमोनिक ट्री होता है जिसके ऊपर एक ह्यूमन फेस होता है। वो कुछ डेमोन्स की आवाज सुनता है और कहता है कि तुम लोग काफी फनी हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम लोग कुछ बदमाश डीम हो जो कि हर जगह फेमस हो, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आए हो। ये सुनते ही वो लोग हंसते हुए आते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड लगता है कि आप आज मजाक करने के मूड में है, असल में हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज लेकर आए थे। ये सुनते ही वो डीम कहता है कि अच्छा तुम लोग गुड न्यूज लेकर आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास उस यंग फाई का सिर होगा, मगर मुझे तुम्हारे पास तो कोई सिर दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम लोग अच्छी न्यूज लेकर आए हो तो फिर तुम्हारे पास यंग फाई का सिर होना चाहिए था। ये सुनते ही वो डीम कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग पहले से ही ईस्टर्न सिटी में मौजूद हैं और हम लोगों को यंग फाई के ट्रेसेस डोंगचू सिटी में मिल गए हैं और हमें पता है कि वो इस वक्त कहाँ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम उससे आपका बदला लें तो फिर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मगर हमें उसके बदले में छोटा सा इनाम भी चाहिए होगा। हम लोग यंग फाई के साथ साथ उस प्रिंसेस का भी काम तमाम कर देंगे। ये सुनते ही वो डिमन फेस उनसे कहता है कि अगर तुमने उन्हें मार दिया तो सच में तुम लोग मेरे रिवर्ड के लायक हो गए, तुम लोग मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यंग फाई उस ड्रैगन के साथ उड़ते उड़ते बहुत ही दूर निकल आया था, मगर वो कहता है कि हम लोग कई दिन से लगातार यूं ही उड़ते जा रहे हैं मगर अभी तक हम लोग किसी शहर के आसपास भी नहीं पहुंचे। वो प्रिंसेस जुयान से कहता है कि हम लोग वाकई में वेस्टर्न साइड पर ही गए थे ना, क्योंकि यहाँ पे मौजूद माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा अजीब से हैं। जिसके बाद प्रिंसेस चुनिया कहती है कि हमें यहाँ से जल्द वहां पर पहुंचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई गडरनमेंट बॉडी बाहर निकलकर हमारे सामने खड़ी हो जाए। उस मैप को रीड करने से पहले एक मर्तबा अच्छी तरीके से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने वो मैप ही उल्टा पकड़ा हुआ हो। और फिर हमें वहां पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, उनमें से एक लड़की जिसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है, वो अपनी रेलिक की पावर की मदद से वहां पर एक ड्रैगन हंटिंग क्रॉसबो जनरेट करती है और जैसे ही उससे वो बड़ा सा एरो रिलीज करती है तो वो सीधा जाकर उस जॉइंट ड्रैगन को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है और उनके साथ साथ यंग फायर प्रिंसेस और डंग वो भी नीचे जाने लगते हैं। वो लोग तेजी से जाकर जमीन पर गिरते हैं, मगर यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि उन तीनों में से किसी को कोई चोट नहीं लगी होती। मगर दूसरी तरफ यंग फाई अपनी लेजेंड कमान को बाहर निकाल कर अपने आसपास देखता है कि किसने उन पर हमला किया है, मगर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। और दूसरी तरफ वो लपर और फन की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उसकी बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, उसकी आंखों से भी ने एक एनर्जी निकल रही होती है। डोंग डोंग ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, मगर हम लोग देखते हैं कि उस ड्रैगन में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई होती है। वो आंखें खोलकर डोंग की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी इरेज होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी इरेज होने के बाद उन लोगों को वहां पर वो बड़ा सा एरो दिखाई देता है, जिस पर डॉन कहता है कि यही एरो है जिसने उसे मारा है। उस एरो को देखकर जग फाई कहता है कि ये एरो सच में काफी खतरनाक है, इसने पल भर में ही एक
ड्रैगन की पूरी तरह से एजिस्टेंसी खत्म कर दी है। ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने ये एरो मेरे ऊपर मारने की कोशिश की है। सच में ये एरो जिसने भी यूज़ किया है वो एक नंबर का घटिया इंसान होगा। और फिर प्रिंसेस नियान कहती है कि अभी रात होने वाली है, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके छुप होगा। मगर युफाई कहता है कि नहीं, हमारा दुश्मन यहाँ कहीं आसपास ही मौजूद है। इतने में वहाँ पर एक क्रो बर्ड आ जाता है जो कि उनके बिल्कुल सिर के ऊपर से होके गुजरता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये बर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। मगर फिर डॉन कहता है कि जरा वहां देखो। उन लोगों को वहां पर कोई घर दिखाई दे रहा होता है, जिस पर शफा कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे कोई घर भी होगा, क्योंकि मैप में तो ऐसा कोई भी घर नहीं दिखाई दिया था। वो उस मैप को दोबारा से निकालता है और कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, यहाँ से सबसे ज्यादा नजदीक शहर मुचिजुकी है, वहां तक जाने में भी हमें कम से कम भी 3 दिन का टाइम लगेगा। मगर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी अकल होती कि तुम मैप को रीड कर पाते तो हम लोग इस मुसीबत में ना फंसते। और डंग देखता है कि आफिन की बॉडी पूरी तरह से रेज हो रही है, जिस पर वो उन लोगों से कहता है कि हम लोग पहले थोड़ी देर के लिए आफिन के लिए प्रे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिटी में जाकर कुछ पेट पूजा करेंगे, क्योंकि जब हमारा पेट भरा हुआ होगा तभी हमारे अंदर एनर्जी आएगी और हम लोग आफिन का बदला ले पाएंगे। और फिर अगले सीन में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है। वहां पर आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था और एक अकेला आदमी जो कि ग्राहकों का इंतजार कर करके थक गया था और वह भी वहां से चला जाता है। और जब यंग फई, प्रिंसेस और डोंग वहां पर आते हैं तो पैदल चल चल के ही उनकी हालत खराब हो चुकी होती है और ऊपर से इस शहर को देखकर उनका और भी ज्यादा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। जो कुछ भी लोग थे वो सारे के सारे अपने अपने घरों में छुपे हुए होते हैं। और दूसरी तरफ डॉन कह रहा होता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो पहले कुछ खाते हैं। ये सुनकर चुनिया कहती है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें खाने के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। ये कहते ही वो आगे की सिचुएशन को देखने के लिए चली जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा धूल मट्टी होने की वजह से वो उस धूल मट्टी में गायब हो जाती है। गफा उसे रुकने के लिए भी कहता है मगर वो उसकी बात माने बगैर ही वहां से आगे चली जाती है। और यंग फाई फिर उसे जोर से कहता है कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मगर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिस पर यंग फाई कहता है कि ये लड़की सच में एक सर दर्द है। मगर ऊपर देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्रो बर्ड्स होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही वो बर्ड्स से जो कि 3 दिन पहले यंग फाई को वहां पे डेजर्ट में नजर आए थे। उन बर्ड्स को देखते ही यंग फाई फौरन से अपना ड्रैगर आर्म एक्टिवेट कर देता है और अपनी सोट को भी बाहर निकाल लेता है और फौरन से जाकर डोन को पकड़कर अपने कंधे पर बिठा है और प्रिंसेस जुयान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस वो वहां पे गलियों में घूम रही होती है। इतने में अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना डेकर निकालकर उस बच्चे की आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। मगर जब वो वहां पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पर एक औरत बैठी हुई है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। वो औरत कह रही होती है कि मेरे बच्चे तुम रो मत, हम लोगों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मगर मैं तुम्हारे लिए खाने का कोई बंदोबस्त जरूर कर लूंगी। ये सुनकर प्रिंसेस चुनिया को उस पर तरस आ जाता है और वह फौरन से उस औरत के पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। और वैसे यह बात तो बताओ कि तुम यहाँ पे इतने खराब मौसम में क्या कर रही हो, तुम्हारा ये बच्चा बाहर आकर बीमार हो जाएगा। ये कहने के बाद वह बच्चा पलट कर देखता है तो प्रिंसेस हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक इविल मॉन्स्टर होती है और अपनी आंखों की मदद से प्रिंसेस चुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग फाई अभी भी प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में अचानक वहां पर एक लड़का आता है जो कि यंग फाई को बुलाता है और उसे पीछे से आवाज देकर कहता है कि तुम्हारे पास रेड कॉलर है और तुम दिखने में भी काफी हैंडसम हो, इसका मतलब है कि तुम ही यंग फाई हो। ये सुनते ही गफाई फौरन से अपनी सोट निकालकर उसकी गर्दन पर रखता है और कहता है कि तुम किसी भी हैंडसम लड़के को देखकर ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो यंग फाई है। मगर वो बंदा उसकी सोट को दूर हटाते हुए कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ आ जाओ। एक लड़की जिसका नाम चुनिया है, उसने तुम्हारे रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली है और उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लेकर वहां पे आऊं। ये सुनते ही यंग फाई कहता है कि ठीक है, फिर तुम आगे चलो। वो फौरन से उसके पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस चुनिया वहां पर एक जगह मौजूद है और वो लोगों को ऑर्डर देते हुए कुछ काम करवा आ रही है। ये देखकर वो उसके पास चला जाता है तो अचानक से वो लड़की उस स्विच में चेंज हो जाती है और वो यंग फाई पर अपनी आइस के इस्तेमाल से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मगर अचानक से डोंग डोंग उसके फेस के ऊपर जाकर जोर से लात मारता है और वापस से जेफाई के पास आ जाता है और उसे भी थप्पड़ मार मार कर होश में लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जेफाई को
होश आ जाता है और वह फौरन से उस विच की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे एक जोर से किक मारता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है मगर यंग फाई की किक इतनी पावरफुल होती है कि वो लड़की वहां से दूर जा गिरती है। ये देखते ही वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अचानक से ज़ॉम्बीज की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और तेजी से यंग फाई पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये देखते ही यंग फाई फौरन से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। जो भी उसके करीब आता है वो उसे अपने पंच के साथ उठाकर दूर फेंक देता है और अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते ही पूरा मैदान साफ कर देता है। मगर वो ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा होते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यंग फाई भी एक के बाद एक ज़ॉम्बी को बुरी तरह से पछाड़ जा रहा होता है। इतने में ऊपर की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ऊपर तो बहुत सारे कौवे जमा हो रहे हैं। ये देखकर डोन डोन कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पे आसपास कोई ब्लैक शॉप मौजूद है जहाँ पर इतने ज्यादा कौवे हैं। मगर यंग फाई उसे बताता है कि नहीं, ये कोई कौवों की दुकान की वजह से नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे हम किसी के एरिया के अंदर फंस गए हैं। और अचानक से फिर वहां पर वही वुमेन आ जाती है जो कि ऊपर से खड़े होकर यंग फाई का नाम पुकारती है। तो गफाई पीछे पड़कर देखता है और फिर वो कहती है कि गफाई, तुमने मून किंगडम वश्य को ऑफेंड किया है, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आ सकता। तुम्हारे लिए बस एक ही ऑप्शन बचा है कि शराफत से मेरे अच्छे से पपेट बन जाओ। मगर दूसरी तरफ फिर यंग फाई कहता है कि ओ हेलो, मेरा किसी का पपेट बनने का कोई मूड नहीं। मगर वो लेडी कहती है कि चलो मान भी जाओ, इसमें तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पपेट बनना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है जिस पर यंग फाई अजीब सा मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है और फिर वो लेडी अपने क्रोबर्ड के जरिए उन पर हमला कर देती है। तो डोंग और यंग फाई दोनों ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। उन पर कौवों की बारिश सी हो रही होती है और उनसे बचते बचते अचानक से यंग फाई एक पोर्टल के अंदर चला जाता है और एक दूसरी जगह से बाहर आ निकलता है और सीधा जमीन पे गिरता है। ये देखकर वो कहता है कि लगता है कि शायद हम लोग किसी इल्यूजन के अंदर हैं। मगर फिर डोंग डोंग कहता है कि यंग फाई, क्या ऐसा होता है कि किसी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर लोग अपने पैरों के नीचे बड़ी तेज धार वाली नोकीली नाइफ बांध कर आते हैं और ऐसे पपेट जिनकी शक्ल ही बहुत ज्यादा डरावनी हो? तो यंग फाई कहता है कि इल्यूजन के अंदर ऐसा तो बहुत ही मुश्किल से हो सकता है, मगर तुम्हारी इस छोटी खोपड़ी के अंदर ऐसी बातें जरूर आ सकती हैं। तो डोंग डंग कहता है कि मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आ रही, बल्कि एक मर्तबा अपने पीछे मुड़कर देखो। यंग फाई पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे 3 घोस्ट पपेट मौजूद होते हैं। उनके पैर सोर्ड्स के साथ बंधे हुए होते हैं। ये देखते ही यंग फाई फौरन से डोंग से कहता है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। तो डोंग फौरन से वहां से दूर भाग जाता है और एक पपेट गफाई को पकड़ने की कोशिश करता है तो यंग फाई उसके ही हाथों को पकड़ लेता है। मगर वो पपेट अपने हाथों को छुड़ाकर उसे पंजा मारने ही वाला होता है कि यंग फाई उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो तीनों ही पपेट एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो यंग फाई एक एक करके उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर पलटवार करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वो पपेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इतने में एक पपेट दीवार के ऊपर से यंग फाई पर हमला करने के लिए आता है। मगर हम लोग देखते हैं कि अचानक उस पपेट के अंदर कुछ हलचल सी होने लगती है। देखते ही देखते उस पपेट के अंदर वही विच आ जाती है जो कि यंग फाई से कहती है कि यंग फाई, तुम्हें मेरा ये काम कैसा लगा? क्या ये जगह अच्छी नहीं है? ये सुनते ही यंग फाई अपना वो डगा घोस्ट के सिर पर दे मारता है जिसकी वजह से वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखते ही वो ऊपर वाला घोस्ट कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मगर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ कुछ गेम्स खेलनी होंगी, उसके बाद मैं तुम्हारा हुलिया ही पूरी तरह से चेंज कर दूंगी। यह कहने के बाद वो डीम फौरन से हवा में ऊपर आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी वो सिर्फ और सिर्फ लेजेंड कमान चाहिए। ये कहने के बाद वो यंग फाई पर कुछ नीडल्स थ्रो करता है जिससे वो पीछे हट जाता है। मगर फिर वो डीम एक साथ ही उसके बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। ये देखते ही यंग फाई फौरन से अपने स्पीयर के जरिए एक डीम को तो वहीं पे ही खत्म कर देता है और बाकी डीमंस को भी पीछे धकेल देता है। मगर वो देखता है कि वो बाकी सारे पपेट्स तो एक साथ अचानक हवा में ऊपर आ गए हैं और वो सारे के सारे नीडल से हमला करने वाले हैं। तो जब फौरन से डंक को बुलाता है और डोंग वहां पर आते ही एक पावरफुल बैरियर बना देता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे नीडल्स गफाई को बिल्कुल भी हट नहीं कर पाते। मगर दूसरी तरफ वो विच उस पर हमला करने के लिए फिर बहुत सारे क्रॉबर्ड्स का इस्तेमाल करती है जो कि यंग फाई के बैरियर को चारों तरफ से जकड़ लेती है और वो अपनी चोंच मार मार कर उसे तोड़ने की
कोशिश कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ जंग फाई अपनी फायर फीनिक्स पावर की मदद से उन सारे के सारे कवों को जलाकर राख कर देता है और अपनी लेजेंड कमान के जरिए उस विच पर निशाना लगाता है। तो वो विच अपने सामने एक घोस्ट पपेट को ले आती है और खुद वहां से भागने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ फिर जंग फाई अपने उसी एरो को मोड़कर वापस से अपने पास ले आता है और वहां पे मौजूद जितने भी पपेट्स होते हैं उन सब का काम तमाम कर देता है और फिर वहां से तेजी से भागते हुए जा रहा होता है कि इतने में अचानक वो एक और पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो पोर्टल उसे सीधा जमीन की तरफ लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से डंग फायर डंग से कहता है कि तुम जाओ और जाकर प्रिंसेस को ढूंढो। ये कहने के बाद वो खुद सीधा नीचे आकर लैंड करता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ कैरेज पर कुछ घोस्ट पपेट उसकी तरफ आ रहे हैं। वो उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो पपेट जैसे ही उसके ऊपर अपने वेपन्स थ्रो करते हैं तो यंग फाई उन वेपन्स को डॉज करते हुए एक स्पीयर को पकड़कर जोर से जमीन में गाड़ देता है, और वो सारे के सारे कैरेज जैसे ही उसके पास आते हैं तो यंग फाई उस स्पीयर की मदद से जंप लगाकर ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर एक और पोर्टल होता है जिससे यंग फाई एक और इल्यूजन में चला जाता है, और ये वाला इल्यूजन पहले वाले इल्यूजन से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस मर्तबा यंग फाई जैसे ही जमीन पर पहुंचता है तो वो जमीन अचानक से आसमान बन जाती है और यंग फाई फिर से नीचे की तरफ जाने लगता है। यानी कि ये इल्यूजन वर्ल्ड ऐसा था कि जो गोल गोल घूम रहा होता है और यंग फाई कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही चले जा रहा होता है और उसे अपने सामने कुछ पपेट्स भी दिखाई देते हैं। तो वो नीचे गिरते साथ ही उन पपेट्स का भी काम तमाम करते हुए जाता है और अपना स्पीयर उठाते ही फौरन से एक और पपेट का काम भी तमाम कर देता है, जिसके बाद वो पपेट्स को मारते मारते सीधा नीचे की तरफ चला जा रहा था, मगर पपेट्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक पपेट घर से बाहर निकलता और उसके सामने आ जाता, और ऊपर से वो इल्यूजन वर्ल्ड यंग फाई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा था, क्योंकि वो वर्ल्ड तो बार बार रोटेट होता जा रहा था, जिसकी वजह से यंग फाई फिर से एक पोर्टल के अंदर जा गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो वेच उसके सामने खड़ी हुई होती है और उसने अपनी वो जॉइंट क्रॉसबो क्रिएट करके यंग फाई पर निशाना लगा लिया था। ये देखते ही यंग फाई फौरन से अपना ड्रैगन आर्म एक्टिवेट कर देता है और इतने में वो एरो भी उसे आकर हिट करता है, जो कि उसे एक दीवार पर दे मारता है और फिर एक के बाद एक दीवारों को तोड़ते हुए यंग फाई वहां से दूर जा गिरता है। मगर इतने में वो प्रिंसेस चुनिया को भी देख लेता है। डोंग भी वहां पर पहुंच गया था और वो प्रिंसेस चुनिया के हाथ खोलने की कोशिश करता है, और फिर यंग फाई जब उस विच की तरफ देखता है तो वो विच काफ़ी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही होती है, जिस पर यंग फाई को शक हो जाता है और वो हमसे कहता है कि तुम जाकर कहीं छुप जाओ, चुनिया को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे यहाँ पर मरने के लिए ऐसे छोड़ दोगे? तो यंग फाई फिर से उस विच की तरफ देखता है, वो अभी भी मुस्कुरा रही होती है, जिस पर यंग फाई को थोड़ा शक होता है और वो देखता है कि प्रिंसेस उस पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में वो उसके अटैक को डॉज करते ही उसकी गर्दन पर एक अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और फिर डंग से कहता है कि अब मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। कहते ही वो अपनी लेजेंड कमान को बाहर निकालता है और दूसरी तरफ से वो विच अपना एरो रिलीज करती है, तो यंग फाई भी अपनी कमान से एरो रिलीज करता है। दोनों ही एरो एक दूसरे से टकराते हैं और उस चर्च का एरो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो खुद भी वहां से जान बचाकर भाग निकलती है। और इस तरफ डंग प्रिंसेस को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो होश में नहीं आ रही थी। तो यंग फाई फौरन से वो जॉइंट एरो निकाल कर डंग के पास ले आता है और कहता है कि ये लो, इसे यूज करो। उस एरो को देखकर डोंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे होश में लाने के लिए इसके सिर पर ये एरो मारूंगे? काम मुझसे नहीं होगा। मगर यंग फाई कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुमने ये इसके सिर पे मारना है? इसकी स्मेल को यूज करो और उस विच का पता लगाओ कि वो कहाँ है। ये सुनकर डॉन कहता है कि अच्छा तो ऐसा कहो ना। वो फौरन से उसकी स्मेल को सूखने के बाद पता लगाने की कोशिश करता है कि वो विच कहाँ पे मौजूद है। डोंग उसके ट्रेसेस का पता लगाते हुए फौरन से उसी जगह जहां पहुंचता है जहां पर वो विच अभी मौजूद होती है। वो वहां पे कुछ और लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है और फिर यंग फाई जब ऊपर देखता है तो उसे ऊपर एक बहुत बड़ा शकल दिखाई देता है, जो कि एक डेमोनिक शकल था। वो लड़की कोई और एरे क्रिएट करने वाली होती है। इतने में यंग फाई उस जाट एरो की तरफ देखता है तो उसके अंदर गोल्डन कलर की एनर्जी आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि मेरे क्रॉसबो ने इस एरो को एक्सेप्ट कर लिया है। वो उस एरो को अपने क्रॉसबो
में लगाता है और ऊपर आसमान में मौजूद उस डेमोनिक एनर्जी की तरफ निशाना लगाता है। ये देखकर डॉन कहता है कि आखिर ये तुम क्या करने वाले हो, वहाँ पे कौन है जिसे तुम मारना चाहते हो? मगर यंग फाई कहता है कि बस तुम थोड़ी देर के लिए सब करो और देखो मैं क्या करता हूँ। वो उस एरो को जैसे ही रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि वो एरो सीधा आसमान की तरफ चला जाता है और बादलों से निकलते ही वो एक ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आउफे के जैसा ही दिख रहा होता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन की तरफ आता है और आते साथ ही सीधा उसी जगह पर आकर हिट करता है जहां पे वो लड़की मौजूद थी और फ के वहां गिरने से वहां पर एक जोर से धमाका होता है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जमीन हिलक रह जाती है। ये देखते ही यंग फाई फौरन से प्रिंसेस के पास आकर उसे बचाने की कोशिश करता है और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उन्हीं टीम को दिखाया जाता है। उनमें से एक अपने सीनियर से कह रहा होता है कि ब्रदर लिटिल सिस्टर वो अपने मिशन में फेल हो गई है। ये सुनकर उनका वो जॉइंट टीम कहता है कि कोई बात नहीं, उस लड़के को मारना इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम जाओ और जाकर उसका सिर काट कर लाओ। इतने में हम देखते हैं कि वो विच भी वहां पर आ जाती है और आकर अपने भाइयों से कहती है कि भले ही मैं अपने मिशन में फेल हो गई हूं मगर मैंने एक बात का तो पता लगा लिया है कि वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, उसके ब्लड में कुछ खास बात है। और हमें दिखाया जाता है कि यंग फई के चेहरे पर हल्की सी कट लगने की वजह से उसका ब्लड उस विच के हाथ लग गया था। मगर दूसरी तरफ उनका सीनियर कहता है कि शे युवान अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है, उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा कभी हमारे अगेंस्ट ना खड़ा हो सके। ये सुनकर शिंग युवान वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गफाई, प्रिंसेस और डॉन तीनों ही बेहोश पड़े हुए होते हैं। जैसे ही प्रिंसेस को होश आता है तो वो कहती है कि चाला कोरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस का फायदा उठाने की? मगर वो देखती है कि आसपास तो कोई भी नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि यंग फाई और डॉन वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है तो डॉन हल्की सी आंख खोलता है और कहता है कि प्रिंसेस मुझे बताओ, क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर चुका हूँ? तो प्रिंसेस कहती है कि अभी तक तो तुम लोग जिंदा हो, पर अगर तुम लोगों ने खुद को ना संभाला तो तुम लोग वैसे ही मर जाओगे। इतने में वो देखती है कि वहां पर कुछ लोग आ रहे हैं और फिर अगले में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उन्हें एक ऊंट गाड़ी में कहीं शहर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि शुक्र है कि किसी ने तो हमारी मदद करने की कोशिश की। मगर गफाई को जब होश आता है तो वो पीछे पलट कर देखता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि शायद हम लोग जिस जगह आना चाहते थे वहां पर पहुंच गए हैं। और फिर डॉन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये जगह तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि हम लोगों ने कल रात देखी थी। यह सोच कर ही यंग फाई परेशान हो जाता है और कहता है कि सब लोग नीचे झुक जाओ। वो लोग फौरन से उस कैरेज के अंदर झुक जाते हैं और उन्हें उस कैरेज से नीचे उतार देता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? तो यंग फाई कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये वर्ल्ड भी कोई इल्यूजन वर्ल्ड है, हम लोग इसके अंदर गए तो हम लोग फंस जाएंगे। हमें इसके अंदर जाने से पहले इसके बारे में अच्छे तरीके से मालूमात ले लेनी चाहिए कि क्या ये रियल है या फिर कोई फेक वर्ल्ड है। उसके बाद ही हम लोग आगे सीधा लिबर्टी सिटी की तरफ जाएंगे। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ लोग आते हैं और उनमें में से एक यंग फाई से कहता है कि ये मिजुकी सिटी है और लिबर्टी सिटी यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। मेरा नाम गवान हाउ है और मैं इन लोगों का लीडर हूँ। तू लोग तो वहां पर डेजर्ट में बेहोश पड़े हुए थे, हम लोग ही हैं जो कि तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाए हैं। अगर तुम लोग वाकई में लिबर्टी सिटी जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए हम लोग तुम्हें वहां पर ले जा सकते हैं, मगर इसके लिए हम तुम्हें 30 पर डिस्काउंट भी देंगे। मगर प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा डिस्काउंट लूंगी? ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है। मगर फिर यंग उससे कहता है कि मेरे साथ आओ, मेरी बात सुनो। वो उसके कान में कुछ बातें बताता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लिबर्टी सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं और साथ में वो लोग उन लोगों से अपनी अच्छी खासी खातिरदारी भी करवा रहे होते हैं। यंग फाई को पता था कि प्रिंसेस के पास अच्छे खासे पैसे हैं तो पैसों का अच्छा खासा इस्तेमाल करना चाह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग फाई खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और कहता है कि हमारा सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा है और ऊपर से यह रास्ता भी बड़ा ही ख़राब है, मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और प्रिंसेस चुनिया वहाँ पर एक फ़र्स्ट क्लास का रूम बुक करवाना चाहती थी, मगर उसे पता चलता है कि वहाँ पर फ़र्स्ट क्लास के सारे ही रूम बुक हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो उस बंदे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक फर्स्ट क्लास का टोकन पड़ा हुआ है और तुम मुझे सेकंड क्लास का रूम देना चाहते हो। ये कहते ही वो उस टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि अगर किसी ने अभी तक ये फर्स्ट क्लास का ऑर्डर नहीं किया तो फिर टोकन मैं ले रही हूँ। ये कहते ही वो उस टोकन को ऊपर उछाल है और उसे कैच करने की कोशिश करती है, मगर वो टोकन उसके हाथ में नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ वहाँ भागती रहती है, मगर वो टोकन सीधा एक और लड़की के
पास चला जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है और वहां पे बैठे हुए लोग भी उसकी खूबसूरती में गुम हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो लड़की यंग फाई की तरफ आ रही होती है तो यंग फाई उसे देखता है तो उसे वो लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसे उस लड़की के अंदर यूशन दिखाई दे रही होती है जो कि उसकी प्रीवियस लाइफ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। यंग फाई उसे देखता ही रहता है और वो लड़की भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सब लोगों को लगा कि शायद अब कुछ होने वाला है, मगर वो लड़की यंग फाई से कहती है कि क्या प्लीज तुम मेरे रास्ते से हटोगे। ये सुनकर यंग फाई हट जाता है और बाकी खड़े हुए लोग भी वहां से चले जाते हैं। उन्हें लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और प्रिंस चुनियान फिर उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये टोकन मेरा है, मैं इस रूम के लिए डबल पैसे दूंगी। मगर वहां का होना आकर कहता है कि यहाँ पे बात पैसों की नहीं है और फिर गवान हाउ भी कहता है कि यह रूम तो बुक हो चुका है, इसीलिए हमारे पास सेकंड क्लास का रूम के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मगर प्रिंसेस कहाँ मानने वाली थी, वो अपनी जिद पे हट जाती है और कहती है कि मैंने कहा है कि ये रूम मुझे चाहिए तो मुझे हर हाल में ये रूम चाहिए। वो यंग फाई से कहती है कि तुम भी आओ और आकर इन्हें समझाओ, मगर यंग फाई आता है और उसे आकर कहता है कि ये तुम्हारा डॉट सिटी नहीं है कि जहाँ पे तुम जो चाहे वो कर पाओगी, यहाँ पे जो पहले आता है वही पहले पाता है। मगर वो लड़की यंग फाई से गुस्सा होकर वहां से बाहर चली जाती है, जिस पर यंग फाई उससे कहता है कि बाहर बहुत ही खतरनाक माउंटेन और जंगल है, वहां पे बहुत ही खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं, इसलिए वापस आ जाओ। मगर वो लड़की वहां से चली जाती है, जिस पर गवान कहता है कि क्या ये लड़की सच में यहाँ से जा रही है। तो यंग फाई कहता है कि अरे नहीं, ये इसका स्टाइल है, ये हर मर्तबा ऐसे ही करती है। मगर गवान हाफ कहता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये पूछ रहा था कि पैसे तुम्हारे पास है या फिर उस लड़की के पास है। ये सुनते ही यंग फा हैरान हो जाता है और उसे याद आता है कि उसके पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, वो इस जगह पे रूम लेगा कैसे। वो लोग फौरन से भागते हुए प्रिंसेस के पीछे चले जाते हैं और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस दूर एक जंगल की तरफ निकल आई होती है और वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि उस यंग फई की हिम्मत तो देखो, एक खूबसूरत लड़के को क्या देखा, वो फौरन से उस पर दिल दे बैठा है और वो मेरे अगेंस्ट बोलने लगा है। मैं भी बेवकूफ हूँ जो कि इस इतना ज्यादा भरोसा कर बैठती हूँ। वो यहाँ पे खुद से बड़बड़ा रही होती है और इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पर एक बहुत ही खखार बीस्ट आ गया है, जो कि दिखने में ही इतना खतरनाक है कि वो प्रिंसेस को तो एक ही निवाला बनाकर चबा जाएगा। उसे देखते ही प्रिंसेस फौरन से अपनी सोट निकाल लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें लोहे के चने चपवा दूंगी। मगर उस बीस्ट को कहाँ डर लगने वाला था, प्रिंसेस उसे बिल्कुल एक लेग पीस के जैसे ही लग रही होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर अचानक से जमीन हिलने लगती है और वो बीस्ट भी डरने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है कि इसे क्या हुआ, ये किससे डर रहा है। इतने में हम देखते हैं कि वो जमीन फिर से हिलती है और वो बीस्ट फिर से डरता है और जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो साइड से एक वाइट लाइन उस पर आकर झपट पड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। ये देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यंग फा के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल आता है और वो गवान से कहता है कि हम लोग फौरन से अलग हो जाते हैं। वो उसे एक स्पेल देता है और कहता है कि जैसे ही वो तुम्हें मिल जाए फौरन से मुझे ये सिग्नल दे देना। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट लाइन उस बीस्ट को खा रहा होता है और वो प्रिंसेस उस व्हाइट लाइन से कहती है कि हेलो व्हाइट लाइन, क्या तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए हो या फिर तुम भी मुझे खाना चाहते हो। मगर वो व्हाइट लाइन उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जिसकी वजह से वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है। मगर इतने में अचानक गवान का एक एरो आकर उस व्हाइट लाइन को हिट करता है, जिसकी वजह से उस व्हाइट लाइन को गुस्सा आ जाता है और गवान फौरन से प्रिंसेस का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है और अपने साथियों से कहता है कि इस व्हाइट लाइन को यहाँ से दूर हटाओ और एक फॉर्मेशन बना लो। वो सारे के सारे एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं, मगर वो लाइन जैसे ही धारता है तो वो उन सबको तितर बितर कर देता है, जिसके बाद वो एक एक बंदे पर फायर एनर्जी अटैक करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये देखते ही प्रिंसेस गवान से कहती है कि तुम पागल हो के ये क्या कर रहे हो। मगर हम देखते हैं गवान एक एरो बाहर निकालता है और उस पर जैसे ही हमला करता है तो वो एरो उसे टकरने के बजाय सीधा ऊपर चला जाता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि लो तुम्हारा निशाना भी चूक गया। मगर वो एरो ऊपर जाकर फट जाता है और दूसरी तरफ हम यंग फाई को देखते हैं, वो सिग्नल उसे मिल जाता है तो वो कहता है कि अच्छा तो वो लोग वहां पे हैं। ये देखते ही वो फौरन से उस डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जॉइंट लाइन उन पर अटैक करने के लिए उनके करीब आता है और जोर से धार शुरू कर देता है। ये देखते ही प्रिंसेस वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो लाइन उनके पीछे भागना शुरू करता है और उन्हें जैसे ही नीचे गिराने की कोशिश करता है तो प्रिंसेस फौरन से अपनी सोट बाहर
निकाल लेती है और उसके चेहरे के ऊपर पैर रखते ही ऊपर चली जाती है और कुछ दरख्त के टुकड़े काटकर उसके ऊपर फेंक है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा धूल मट्टी उड़ने लगती है। और प्रिंसेस कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे ज्यादा उलझने की कोशिश मत करना, अगर तुम प्यार से बात मान जाते तो मैं तुम्हें अपना पेट बना लेती। मगर वो धूल मट्टी जैसे ही छिड़ती है तो प्रिंसेस ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो लाइन अब एक इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है। वो जैसे ही हमला करता है तो प्रिंसेस उसके बिल्कुल सामने होती है, मगर अचानक से यंग फाई उसे वहां से दूर हटा देता है। मगर प्रिंसेस फिर उससे कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों है, तुम जाओ ना अपने उस शहजादी के पास। मगर दूसरी तरफ यंग फाई देखता है कि वो व्हाइट लाइन उसकी तरफ ही आ रहा है। वो जैसे ही फायर अटैक करता है तो यंग फाई अपने स्पीयर के जरिए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो व्हाइट लाइन दोबारा से लाइटनिंग एनर्जी अटैक करता है। ये देखते ही यंग फाई हवा में ऊपर जाते ही अपने स्पीयर के जरिए एक पावरफुल स्प्लैश अटैक करते ही उस लाइटनिंग अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में उस टाइगर को भी पीछे धकेल देता है। ये देखकर प्रिंसेस उसके पास आकर उसका कान पकड़कर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, इस टाइगर को हट मत करो। ये सुनकर गवान कहता है कि तुम आखिर ये कैसी बातें कर रही हो, वो एक खूका टाइगर है, क्या तुम्हें इस खूका टाइगर से जरा भी डर नहीं लग रहा? अगर मैं गलत नहीं तो यथी का टाइगर है। जिसके बाद हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है, वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो उसके पीछे दो बड़े बड़े विंग्स आ जाते हैं और उसके सिर पर एक बड़ा सा हर्न आ जाता है। उसे इस तरह देखकर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। जंग फाई कहता है कि ये क्या, इसके पास विंग्स हैं और सिर पे एक हर्न है। वो लोग देख ही रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो टाइगर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक जनरेट करना शुरू करता है, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जैसे ही वो उन लोगों को हिट करता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरे जंगल में हलचल सा मच जाती है। उस अटैक की शॉक वेव इतनी दूर तक जाती है कि उस रेस्टोरेंट की छत भी हिलने लगती है। ये देखते ही वो लड़की उस खिड़की से झांक कर बाहर की तरफ देखती है। उसे पता चल जाता है कि वहां पर कुछ बड़ा मसला हुआ है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो टाइगर उन लोगों के सामने होता है और वो लोग किसी तरह उस अटैक से बच गए थे और यंग फाई सब लोगों को भागने के लिए कहता है। इसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मैंने कहा था ना, इससे लड़ना मत, मगर वो टाइगर उनके सामने आकर उन पर एक और अटैक करता है, जिससे वो लोग फिर से बाल बाल बचते हैं। इसी तरह वो टाइगर उनका पीछा करता और उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर वो लोग दाएं बाएं भागते हुए अपनी जान बचा रहे होते हैं। मगर हम देखते हैं कि फिर यंग फाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसकी ऐसी की तैसी। वो फौरन से अपनी लेजेंड कमान निकालकर उस पर निशाना लगाता है, मगर इतने में उस दूसरी लड़की की सोट आकर उस टाइगर को हिट करती है, जिसकी वजह से वो टाइगर दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और फिर यंग फाई उस लड़की की तरफ देखता है, वो अपने उसी लोड्स के साथ उड़ते हुए उस टाइगर के सामने आ जाती है और कहती है कि यह टाइगर लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे रास्ते से हटाना चाहिए। ये कहने के बाद वो उस टाइगर पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करती है, जो कि उस टाइगर को हिट करने के बजाय सीधा दूसरी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं और वो टाइगर उस लड़की पर एक साथ 3 एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो लड़की भागते हुए दूर निकलने की कोशिश करती है। तो वो अटैक उसका पीछा करते हैं और इस तरफ यंग फाई गवान को आकर उठाता है और वो लोग उस लड़के की तरफ देखते हैं। वो लड़की अकेले ही उस टाइगर को उन लोगों से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके साथ साथ वो एनर्जी अटैक भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की वापस से सीधा जमीन की तरफ आती है और वो अटैक जमीन से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर वो लान बिल्कुल वैसा का वैसा ही उनके सामने खड़ा हुआ होता है। वो लोग उसे हल्की सी खरोच तक नहीं पहुंचा पाए थे। ये देखने के बाद वो लड़की गुस्से में आ जाती है और अपनी सोट को एक विप में कन्वर्ट कर देती है और दूसरी तरफ वो टाइगर जैसे ही अटैक करता है तो वो लड़की अपने विप की मदद से उन अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेती है। ये देखते ही यंग फाई को कुछ याद आता है। उसके पास्ट लाइफ में उसकी अपोट लड़की सेम इसी तरह की ही ट्रिक्स यूज करती थी, जिसका नाम ताई शुआन था। वो लड़की अपने विप की मदद से उस व्हाइट टाइगर को बुरी तरह से पछाड़ देती है, मगर वो टाइगर अभी भी जिंदा होता है और दोबारा से उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है। तो वो लड़की अपने विप के साथ उस पर एक के बाद एक दाएं बाएं से हमला करना शुरू करती है, मगर वो टाइगर उसके विप को पकड़ लेता है और उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमला करता है, जिसकी वजह से उस लड़की को एक जोरदार झटका लगता है और वो टाइगर दोबारा से उस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है। तो इस मर्तबा यंग फाई अपना वो स्पीयर उस टाइगर की तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से उसका वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर यंग फाई उसका काम तमाम करने के लिए फिर से ऊपर जाता है और अपनी लेजेंड कमान को बाहर निकालता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये वाकई में डोंगचू किंगडम का डिसेंडेंट है। और इस तरफ यंग फाई अपनी उसी लेजेंड कमान के साथ फायर ईगल पावर को यूज करते ही जैसे ही एरो रिलीज करता है तो वो सीधा जाकर ईगल के फर्ट पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से उसका वो हॉर्न पूरी तरह
तरह से टूट जाता है और उसका साइज भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो सब लोग उसके करीब आते हैं और वो लड़की उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है, मगर अचानक से उस सर के सामने प्रिंसेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को रोक लेती है और सब लोग फिर प्रिंसेस से कहते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है, वो इस टाइगर को क्यों बचाना चाहती है। तो प्रिंसेस कहती है कि ये टाइगर मुझे मारना नहीं चाहता था, असल में तुम लोगों ने ही इस पर हमला किया जिसकी वजह से यह भड़क गया और ये तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मगर फिर वो लड़की कहती है कि मेरी सर वो बहुत ही तेज धार वाली है, तुम फिक्र मत करो, इसे दर्द नहीं होगा। मगर प्रिंसेस उसे फिर से रोकती है और कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं मार सकती। वो यंग फा से कहती है कि मैं इस टाइगर को अपना पेट बनाकर रखना चाहती हूँ, वैसे भी मेरी सिस्टर के पास एक लिपर्टनस। मगर वो लड़की कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद वो उस टाइगर के पास आती है और कहती है कि प्यारे टाइगर देखो, ये सब तुम्हें मारना चाहते हैं पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे पेट बनकर रहोगे तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, तुम मेरे साथ बड़ी बड़ी जर्नीज पर भी जाओगे, हम लोग मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो दूसरी तरफ यंग फाई कहता है कि अगर इसने तुम्हारी बात समझ ली तो फिर आज रात में बाहर सोऊंगा। मगर हम देखते हैं कि अचानक से उस टाइगर की बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और देखते ही उसकी बॉडी हवा में ऊपर जाती है और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटे से टाइगर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और यंग फाई कहता है कि क्या ये हो गया, और दूसरी तरफ प्रिंसेस उस छोटे से टाइगर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इस तरफ गवान अपने साथियों के साथ बिल्कुल बेहाल होकर खड़ा हुआ होता है और वो सोल्जर्स कहते हैं कि सीनियर ब्रदर, हमें जो ये छोटे वोट लगी हैं, क्या इसके लिए हमें पैसे मिलेंगे या फिर ये भी हमें अपने जेब से भरना पड़ेगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोबारा से उसी रेस्टोरेंट पर आते हैं और प्रिंसेस को देखकर उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि माफ करना, मेरे पास कोई रूम नहीं है। मगर वो लड़की कहती है कि आप इन्हें मेरा रूम दे दीजिए, ये लोग वैसे भी काफ़ी टैलेंटेड और हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, इसीलिए मैं इनकी जगह सेकंड क्लास के रूम में रह लूँगी। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी सेकंड क्लास रूम इतना बुरा नहीं होता, मैं वैसे भी सेकंड क्लास रूम में मैनेज कर लूँगी। वो कहती है कि मुझे फ़िलहाल 2 रूम चाहिए और वो यंग फाई की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें तो आज रात बाहर सोना है। ये बात सुनते ही यंग फाई कहता है कि हाँ मुझे याद है, और फिर वो जैसे ही जा रहा होता है तो वो उस लड़की की तरफ देखता है और उसे आवाज देकर कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम टाई शवन के डिसेंडेंट हो। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि टाई स्वान वो हमारी एंस है और हम लोग उसे ही फॉलो करते हैं और हम उसे टांटाई स्वान कहकर पुकारते हैं, इसलिए तुम भी उसे टांटाई चवान कहकर पुकारो क्योंकि वो हमारी एंस है, तो इसलिए तुम्हें उनकी रेस्पेक्ट करनी होगी। यह सुनने के बाद जंग फाई को याद आता है कि उसने टांटाई चवान के साथ प्रॉमिस किया था कि वो लोग अपनी लाइफ में दोबारा जरूर मिलेंगे, मगर यंग फाई इनकारनेट हो गया है और वो लड़की एक फेरी बन चुकी है। सोचते हुए वो कहता है कि कहीं टांटाई चवान ने मेरे अगेंस्ट साजिश तो नहीं की, आखिर में गोड सिमेट्री में हजारों सालों तक कैसे सो रहा था, क्या मुझे वाकई में लिबर्टी सिटी में इस बात का जवाब मिल जाएगा। ये सोचते सोचते ही यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।